हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आज, क्योंकि आज 9 जुलाई है, तो आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद आप सबका, दिल की गहराई से धन्यवाद आप सबका। प्यारे बच्चों, आपका ये स्नेह इसी तरह से बना रहे और आप लगातार निरंतर उन्नति करते रहें, ऐसा मैं आपको साधुवाद या आशीर्वचन देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये लेसन 1, हमारी जीवन रेखा, अध्याय 17। अंतिम मोड़ पे हम लोग। ठीक है, एक और लेसन बचेगा लास्ट आपका। ठीक है, तो 1 हमारी जीवन रेखा, करें स्टार्ट। चलिए देखिए, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं। अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका। और वन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा फेफड़ा। क्या? फेफड़ा। ठीक है ना? यस, ये ध्यान रखिए, जितना हमारे फेफड़े हैं। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। ठीक है ना? आगे देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। जो नेचुरल हमारी वनस्पति है उसका वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी कि टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी रहती है उस पर निर्भर करती है। क्या? वनस्पति की जो वृद्धि है वो ये मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, सदा हरित वन, सदा हरे रहने वाले वन। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जो ज्यादा वर्षा होती है ना जहां पर, वहां पर क्या विशाल बड़े बड़े रूप वाले वृक्ष उग सकते हैं, पूरी संभावना रहती है। ठीक है, और वो कैसे रहेंगे? हरे भरे भी रहेंगे सदा ही, क्योंकि वर्षा होती रहती है। ठीक है, दूसरा, पर्णपाती वन। आर्द्रता कम होती है इन वनों में और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। वृक्षों का आकार भी छोटा हो जाता है और जो सघनता मतलब क्या, जो पास पास में जो वृक्ष रहते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। यहाँ पर सघनता कम हो जाना मतलब दूरी बढ़ जाना। ठीक है ना, वृक्षों की। ठीक है, तो वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। कौन से वनों में? पर्णपाती वनों में। ठीक है, घास स्थल। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। ठीक है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष उगते हैं और घास उगती है। ठीक, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। जहां जहां विश्व में घास स्थलों का निर्माण हुआ है उसके लिए विशेष बात क्या है कि वहां पे सामान्य वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? और वहां पे पौधे भी कैसे होंगे? छोटे आकार के वृक्ष उगेंगे। ठीक है ना, और घास उगती है वहां पे। ठीक है ना, तो ये होता है घास स्थल। वनस्पति बहुमूल्य संसाधन है क्या नहीं भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारा है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, देते हैं, इमारत बनाने में इस्तेमाल करते हैं आप, तो इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज प्रदान करते हैं। फल भी देते हैं, गोंद भी देते हैं, कागज भी बनता है इनकी लकड़ियों से, है ना, बूरे से। ओके, अब बात करते हैं वनों के प्रकार के बारे में। पहला वन है शंकुधारी वन। कौन सा वन है? शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। कौन से वन? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं बेटा। सदाबहार वन। सदाबहार वन पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कहां पे कैसे वन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद पर्णपाती वन। पर्णपाती, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो पर्णपाती वन। यह वन केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मध्यम स्तर की मौसमी वर्षा होती हो, जो केवल कुछ ही महीनों तक होती है। ऐसी जगह पर कौन सा वन? पर्णपाती वन पाया जाता है। मतलब जैसे
कहने का मतलब यह उनका कि जहाँ पर मध्यम स्तर की वर्षा होती है ना, कुछ महीनों तक वर्षा होती है, जैसे अपने इधर साइड में होती है ना, 3 महीने 4 महीने वर्षा होती है, फिर उसके बाद वर्षा नहीं होती है, तो मध्यम वर्षा ही मान सकते हैं आप लोग, है क्या नहीं? ये लगातार वर्षा तो नहीं होती है ना, नहीं होती है सर, ठीक है ना। तो ऐसे जगहों पर कौन से वन मिलेंगे आपको? पर्णपाती वन। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपने पत्तों को समय आने पर गिरा देते हैं, गिराते हैं नहीं गिराते हैं? गिरा देते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं अपन क्या? पर्णपाती वन। मैंग्रोव वन, कौन सा वन? मैंग्रोव वन। नदियों के डेल्टा तथा तटों के किनारे उगते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ उगते हैं बेटा? जो नदियों के किनारे वाले स्थान होते हैं ना, वहां पे उगते हैं, ठीक है। और डेल्टा तथा तटों के किनारे उगते हैं। यह वृक्ष लवण युक्त तथा शुद्ध जल सभी में वृद्धि करते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं ना, चाहे वो लवण युक्त जल हो चाहे वो शुद्ध जल हो, सभी में वृद्धि करते हैं। कौन से वन? मैंग्रोव वन। आपके पश्चिम बंगाल में बड़े फेमस है, ठीक है ना। हाँ, सुंदरवन डेल्टा नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, सुंदरवन डेल्टा। तो डेल्टा वाले स्थानों में मिलेंगे आपको ये। भारत सरकार ने सन 1952 में वन संरक्षण नीति लागू किया। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ध्यान रखना, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति जो होती है वो कब लागू की? 1952 में, ठीक है ना। और साथ ही साथ वन्य प्राणी अधिनियम कब बनाया? 1972 में बनाया, ठीक है, 1972 में बनाया। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सन 1976 से 1979 सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 फार्म वानिकी, नंबर 2 शहरी वानिकी और नंबर 3 ग्रामीण वानिकी, ठीक है। नंबर 3 कौन सा है? ग्रामीण। तो शहरी, ग्रामीण और फार्म वानिकी, ठीक है। देश का कुल वन आवरण इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है बेटा। कितना है? 67% है। देश का वृक्ष आवरण 95,027 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वृक्षों का जो आवरण है, जैसे कि वृक्षों ने हमारे देश की कितनी भूमि घेर रखी है, कवर कर रखी है ना, तो उसका आंकड़ा है 95,027 वर्ग किलोमीटर है। जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.89% है। जो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका कितना है? वो 2.89% है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में देहरादून है, वहां पे, जिसकी स्थापना जून 1981 में की गई थी। कब की गई थी? जून 1981 में की गई थी, ठीक है। 15वीं वन रिपोर्ट 2017 के आधार पर, कौन सी रिपोर्ट? 15वीं, 2017 में हुई थी जो, है ना, उसके अनुसार भारत के 24.39% क्षेत्रफल पर वन है भैया। कितने परसेंट पर वन है भारत में? 24.39% पर वन फैले हुए हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल पर। यह रिपोर्ट पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है, ठीक है ना, वन और जलवायु के नाम से, ठीक। भारत में 6 प्रकार के वन समूह है भैया। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के वनों के समूह देखने को मिलते हैं हमें भारत में, ठीक है। देखिए, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय, है ना, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन वन, उप शीतोष्ण तथा शीतोष्ण, जिन्हें हो गए 6 यहाँ तक, ठीक है, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकारों में उप विभाजित किया गया है। इनको फिर कितने भागों में? 16 उप विभागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो आपको इतना याद कर लेना है बस कि कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के वन है भारत में, ठीक है। पृथ्वी के 31% भूमि पर वन है। पूरी पृथ्वी की अगर बात करें हम लोग, तो उसका आंकड़ा है हमारे पास 31% वन है इस पूरी पृथ्वी पे, ठीक है। और भारत में 24% भूमि पर वन है। कितने परसेंट पे? 24% भूमि पर भारत की अगर बात करें तो 24% पर। वनों से हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। करते नहीं करते हैं भैया आप? प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण देखिए, है ना, जैसे प्रत्यक्ष लाभ के रूप में स्वरूप हम वनों से इमारती, वनों से
हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लाभ है वनों से इमारती लकड़ी, इमारती काष्ठ मतलब क्या, लकड़ी, ठीक है ना। जलाऊ ईंधन, जलाने के लिए लकड़ी लाते हो कि नहीं लाते हो घर पे? गैस चल गया था आजकल तो, लेकिन बहुत सारे लोग बेटा आज भी लेके आते हैं, ठीक है, यस। तो जलाऊ ईंधन है ना, पशुओं के लिए चारा आता है, ठीक है। गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप की अगर बात करें तो वर्षा होती है कि नहीं वनों के माध्यम से? होती है ना। वन क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं और बाढ़ की रोकथाम करते हैं। बाढ़ों की क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। अभी प्रश्न उत्तर में मालूम पड़ जाएगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है, रोकथाम करते हैं। सुंदर अभयारण्य एवं आकर्षक पर्यटक स्थल देते हैं। आपको वन जो है क्या करते हैं, सुंदर अभयारण्य एवं आकर्षक पर्यटन स्थान अवेलेबल करवाते हैं। कौन करवाते हैं भाई? वन करवाते हैं। घूमने गए होंगे ना आप लोग, कहाँ पे? अरे वनों में गए होंगे, अभयारण्य में गए होंगे, राला मंडल गए होंगे आप लोग, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गए होंगे आप लोग, मंडला में। तो कितना अच्छा लगता है ना, सफारी गाड़ियां मिलती है वहां पर घूमने के लिए, है ना, बड़ा मजा आता है मतलब, ठीक है, ओके। हो गया यार। देखिए ह्यूमस क्या है, ह्यूमस तो आपको मालूम है सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना, है ना, उनसे एक गहरा रंग बन जाता है, ठीक है। तो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, सड़े गले पदार्थों को एक गहरे रंग में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, है ना, यस। अपघटक क्या होते हैं भैया? अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले, ह्यूमस यानी कि सड़े गले पदार्थों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये करने वाले सूक्ष्म जीव जो है अपघटक कहलाते हैं। पादपों और जंतुओं के जो मृत शरीर होता है ना, उसको ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। वन को हरे फेफड़े कहा जाता है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सा फेफड़े कहे जाते हैं? हरे फेफड़े। वन कौन सा फेफड़े? हरे फेफड़े, ठीक है ना। पादप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। पादप पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का यानी कि O2 और CO2 दोनों को क्या करते हैं? बैलेंस बना देते हैं, बना के रखते हैं, है ना। हाँ, यदि वह नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। जिससे क्या होगा? CO2 का मान बढ़ने से ताप बढ़ेगा, ठीक है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। कितना है? 21% वन क्षेत्र है, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे, प्रश्न आ गया, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। समझाइए कि वन में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार से वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायता करते हैं। वन की वृद्धि उनसे कैसे होगी, पुनर्जनन में सहायता कैसे करेंगे, बताइए, ठीक है ना। देखिए वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं, रहते हैं भाई, रहते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्मजीव आदि हो सकते हैं। ये शाकाहारी जंतु भी रहते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं वहां पे वन में। सभी तरह के मिल जाएंगे आपको वन में जंतु, ठीक है, ओके। यह वनों की वृद्धि और उनके प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। वनों की वृद्धि और उनके प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की वृद्धि में या वनों की वृद्धि में और उनके प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मृत पादप जो होते हैं, मर जाते हैं जो पादप होते हैं, उनको खा जाते हैं वो, है ना। और जंतुओं के जो ऊतक होते हैं
उनको खाते हैं, ठीक है ना। और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और उनको एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। इस गहरे रंग के पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। जंतु भी कुछ पादपों को प्रकीर्णित करते हैं। क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं। जंतु का क्षयमान, जंतु जो है गोबर को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। जंतुओं का जो गोबर होता है भैया, उसमें क्या, उसमें जैसे कि खाद बनता है उसका, है ना। तो वो जो खाद होता है वो क्या होता है, जो आपका पौधा होता है उस पौधे को ग्रोथ देता है, वृद्धि करवा देता है ना। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जंतु सहायक होते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला देखते हैं बेटा। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। भाई वन जो है वो बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, बताइए, है ना। बताते हैं सर। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। जो वर्षा का जल होता है ना, उसे प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं उसका, है ना। उसको लेके आते हैं, हवाएं चलती है, चलती है ना, और उसके साथ क्या आता है, पानी आता है ना। तो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। और क्या होने देते हैं? अवस्रावित होने देते हैं, ठीक है ना, जल को। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। भूमि का जो जल है उसको बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है ना। वन ना सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि जो बाढ़ आती है ना, सिर्फ उसको ही नियंत्रित करने में सहायता नहीं देते हैं, यहां तक कि जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। जल का जो प्रवाह है उसको बनाए रखने में सहायता करते हैं कौन? वन, ठीक है। जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जल की सतत आपूर्ति होती रहती है, ठीक है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है, ठीक है ना। अगर वृक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, सीधे भूतल पे गिरेगा और आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। जो आसपास का क्षेत्र रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है ना। जैसे गड्ढे में भराता है कि नहीं भराता है, ऐसे। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। जो लपक के वर्षा होगी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे और लपक के वर्षा होगी तो वो पानी कहाँ गिरेगा, वो पानी गिरेगा सीधे ऊपर वाली मिट्टी पर, ऊपर वाली परत पर, है ना। तो उस परत को भी जो है खराब कर सकती है, क्षीण कर सकती है, ठीक है ना। क्षरण हो सकता है, उसका भी पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल, सामान्यतः मूल मतलब जो जड़ें होती है, वो जड़ें जो होती है वो सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। वो जो जड़ें रहती है ना, वो मृदा को पकड़ के रखती है, ठीक है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, और यदि वो जड़ें ही नहीं रहेंगी, वृक्ष नहीं होगा तो जड़ कहाँ से आएगी, ठीक है ना। और जड़ नहीं होगी तो वृक्ष कहाँ से आएगा, है ना। तो मतलब ये है। तो लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है। अब अगर भैया पेड़ नहीं होंगे तो जो मिट्टी होगी ना, वो तेज वर्षा के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी, ठीक है। यस, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। किसका? मिट्टी का अपर्दन हो जाता है, ठीक है। ओके, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? अपघटक के बारे में बताना है ना। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित, यहाँ पे तो ह्यूमस लिखा हुआ है, ठीक है ना। पादपों जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले, ह्यूमस में, है ना, परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में भूमिका निभाते हैं। जो वन होते हैं ना, उनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ये लोग, ठीक है ना। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। भैया जो ह्यूमस रहता है ना, उसकी उपस्थिति क्या बताती है कि जो पादप है और जो जंतु है ना, सॉरी, मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। लगातार उनको, मृदा को, सड़े गले पदार्थ मृदा को भी मिलते रहते हैं, है ना। और चूंकि जंतुओं का जो खाद वगैरह होता है, उसकी वजह से ही बताया था मैंने आपको, क्या होता है,
पादपों की वृद्धि होती है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे आपकी गाय भैंस वगैरह होगी तो रोडी पे उसका गोबर फेंकते हैं आप लोग, फिर उस गोबर को कहाँ फेंकते हैं? अपने खेत में ले जाके। क्यों? तो खेत में जो फसल होगी उसकी वजह से क्या होगी? अच्छी होगी उस गोबर की वजह से, है ना। जैविक खाद एक तरह का वो, ठीक है ना, उससे किसी प्रकार की हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। तो इस तरह से पादप क्या करता है, जो आप बोएंगे वो पादप भी क्या होगा? ग्रोथ कर जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ डायरेक्ट जो जंतु होते हैं उनका जो खाद होता है वो वहां के पादपों को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा, मूलों मतलब जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पोषक तत्व जो है वो उन पोषक तत्वों को पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा, जो जीवित पादप होते हैं उनके मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और उदाहरण के लिए जो नाम पूछे थे तो ये नाम है भैया जीवाणु और कवक। ये क्या है? एक तरह के ये अपघटक है। क्या है? अपघटक है, ठीक है। चलो, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका के बारे में समझाइए कि किस तरह से O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं वन, ठीक है। देखो भाई, रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, ठीक है। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हरे फेफड़े भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ समझिए, पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस द्वारा, प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। क्या छोड़ते हैं? आपके लिए ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। आप क्या है? जंतुओं में आते हो ना, यस, तो आपके लिए ऑक्सीजन कौन अवेलेबल करवा रहे हैं? पादप करवाते हैं, ठीक है ना। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, ठीक है ना। कौन? प्लांट्स, पादप, ठीक है बेटा। आगे देखिए, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। जो वन होते हैं उनमें कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, सब कुछ फायदे की चीजें हैं उसमें, ठीक है ना। सब कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। देखिए, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं, है ना। कचरे का निपटारा कर देते हैं वो, और उसे ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। कचरे को क्या करते हैं? कन्वर्ट करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व है ना भाई। वनों के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व। अगर ह्यूमस मिल रहा है इसका मतलब पोषक तत्व उनको मिल रहा है। किनको? वनों को, ठीक है ना। और ये पोषक तत्व क्या होते हैं? वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल के जो मिट्टी में जो जड़ें रहती है वो जड़ें फिर इन पोषक तत्वों को क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी, और उससे पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं भाई। 5 उत्पादों के नाम बताना है आपको, ठीक है। देखो भाई, हमें जंगलों से दवाएं मिलती है। दवाएं का मतलब क्या? बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा कि जड़ी बूटियां होती है कि नहीं होती, वो दवा के रूप में इस्तेमाल होती है ना। दवा बन सकती है। कई सारे पादप ऐसे होते हैं जिनसे दवाई बनाई जाती है ना। हमें जंगलों से गोंद मिलता है। मिलता है नहीं गोंद? मिलता है। हमें लकड़ी मिलती है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ना। जैसे उदाहरण के लिए फर्नीचर बनते हैं लकड़ी से, कागज बनता है ना, आदि। जलाने के लिए लकड़ी लेके आते हैं हम, ठीक है। ऐसे हमें जंगलों से जानवरों के लिए भोजन मिलता है। भाई जानवर कहाँ खाते हैं? जंगलों में जाके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए भोजन मिलता है, ठीक है। हमें जंगलों से सीलिंग वैक्स मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जंगलों से प्राप्त होती है। बहुत सारी और भी है, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की सहायता करते हैं, कि में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं भैया? यहाँ रिक्त स्थान है तो परागण में सहायता करते हैं। किस में करते हैं? परागण में सहायता करते हैं। परागण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करते हैं। तो यहाँ इस की के बीच में यहाँ आएगा परागण, ठीक है। वन परिशुद्ध करते हैं और को, वायु और जल को। वन वायु, यहाँ पे लिखा आएगा वायु,
परिशुद्ध करते हैं और जल को, ठीक है ना, वायु और जल को। शाक वन में परत बनाते हैं, शाक वन में सबसे नीचे की परत बनाते हैं। कहाँ की? सबसे नीचे की। वन में छैमान पत्तियां और जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं। कौन? मृदा। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए चिंतित होंगे हम, तापमान बढ़ेगा, मरेंगे हम, इसलिए चिंता तो बनती है भाई, है क्या नहीं? हाँ, तो यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जीवों को खाने कहां से मिलेगा? रहेंगे कहां जंतु? जंगलों में रहने वाले, ठीक है ना। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है। जो मृदा है ना, वो जल को बांध भी नहीं पाएगी, है ना, जिससे बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी, ठीक है। और कई लोग बेघर हो जाएंगे बाढ़ के चक्कर में। देखो कोसी नदी की बाढ़ जब आती है, खतरनाक प्रलय लेके आती है, प्रलय लेके आती है, ठीक है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अप्रोपण घातक है। अप्रोपण मतलब कटाई, यानी कि भैया हमारे जीवन और वातावरण के लिए जो वनों की कटाई है वो क्या है? बहुत खतरनाक है और घातक है, ठीक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। वनों का संरक्षण करने के लिए, वनों को बचाने के लिए क्या क्या कदम अपने स्तर पे हम उठा सकते हैं, ये आपको सोचना है और करना है, ठीक है। ओके, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों की के होने की आवश्यकता क्यों है? क्यों जरूरत है भैया जंतुओं की और पादपों की वनों में, ठीक है ना। तो सभी पौधे और जानवर वन जीवन को बनाए रखते हैं। जो वन्य जीवन होता है ना, उसको बनाए रखते हैं, पौधे भी और जानवर भी, ठीक है। और CO2 और O2, कौन? CO2 और O2 चक्र जानवरों और पौधों के कारण भी चलते हैं। भैया जो CO2 और O2 का चक्र है ना, ये जानवरों के और पौधों के कारण लगातार निरंतर बने रहते हैं, इनमें संतुलन बना रहता है, ठीक है। हाँ, पशु मृत और सड़ने वाले मामलों को धरण में बदल देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सॉरी, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पशु जो होते हैं, जो मृत पशु होते हैं वो, है ना, और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ह्यूमस में बदल देते हैं, ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, अपघटक के द्वारा, ठीक है। और ये ह्यूमस क्या करता है? ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, मैंने समझा दिया है कि क्या है मामला, ठीक है। जिससे पौधे की वृद्धि होती है, समझते जा रहे हैं अपन। ह्यूमस क्या करता है? पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। तो सड़े गले मृत पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी को पावर देंगे, है ना, और उससे पोषण की पूर्ति होती है और पौधे की वृद्धि होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों को पौधों और जानवरों की विविधता की आवश्यकता होती है। जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं होती है ना, उन सबको पौधों की भी और जानवरों की भी आवश्यकता होती है, ताकि बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से क्या वन उत्पाद नहीं है? क्या वन का उत्पाद नहीं है? गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स या केरोसिन? भैया ये कहां से आएगा वन में? ठीक है भाई, आंसर राइट है, ठीक है, केरोसिन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। वन मिट्टी को कटाव से बचाते हैं, सही बात है। एक जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी जंगलों को उगने और पुनर्जीवित करने में मदद करती है, ये भी सही बात है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है ये बताना है आपको ना। तो एक जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। माइक्रोजीव मतलब सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, है ना।
तो ह्यूमस के रूप में, मशरूम के रूप में, या फिर आयु, लकड़ी या रेत, तो ह्यूमस बनाता है इनका, है ना। ओके। हाँ बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं हम आपसे अंतिम एपिसोड में, जिसका नाम रहेगा क्या, क्या नाम बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है ना। अपशिष्ट जल की कहानी, है ना। यस।